नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने एंडोक्राइनोलॉजी एंड इथोलॉजी में लेक्चर नंबर 69 69वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। देखिएगा, अपने जो डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास के अंदर वो थे कीटों के फिरोमोन्स, इंसेक्ट्स फिरोमोन्स की हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम बताया था कि कीटों के पथ संकेतक, पहले तो हमने देखा था कि कीटों के लिंग आकर्षक फिरोमोन, लिंग आकर्षक फिरोमोन, और लिंग आकर्षक फिरोमोन जो है उसके बारे में अपने बात की थी कि ये ऐसे फिरोमोन होते हैं जो कि एक कीट के द्वारा स्रावित होते हैं, दूसरे जो विपरीत लिंगी कीट होता है उसको अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और इसमें जो हेनरी फेबर का जो प्रयोग था उसमें हमने देखा भी कि 10 किलोमीटर दूरी तक भी जो है मादा नर को आकर्षित कर लेती है। तो लिंग आकर्षक फिरोमोन बहुत कम मात्रा में स्रावित होते हैं और ये काफ़ी लंबी दूरी से भी विपरीत लिंगी को आकर्षित कर लेते हैं। दूसरे अपने देखा था कीटों के जो है पथ संकेतक, पथ संकेतक फिरोमोन। तो पथ संकेतक की आपको बताया था कि जो कीट अपने मार्ग या पथ की जानकारी उपलब्ध कराते हैं जिन फिरोमोन की सहायता से, वो फिरोमोन क्या कहलाते हैं, पथ संकेतक फिरोमोन कहलाते हैं। और पथ संकेतक जो फिरोमोन होते हैं वो जो है कीटों के अंदर स्रावित होते हैं, जैसे कि भोजन को ढूंढने के लिए, उसके अलावा मोस्टली अपने आवास की जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए, भोजन को ढूंढने हैं, आवास की जानकारी उपलब्ध कराने हैं, इसके लिए जो संकेत के रूप में फिरोमोन यूज होते हैं उन्हें कीटों के पथ संकेतक फिरोमोन कहा गया है। अब देखिएगा, इसके लिए बताया था कि चींटियां जो है उनके अंदर ड्यूफोर ग्रंथि पाई जाती है और वो ड्यूफोर ग्रंथि जो है वो फिरोमोन का स्राव करती है, जिससे क्या करती है कि जो चींटियां हैं वो, एक चींटी जो सबसे पहले भोजन को ढूंढने जाती है वो क्या करती है, अपने उस पथ के ऊपर या उस मार्ग के ऊपर क्या करती जाती है, उस फिरोमोन का स्राव करती जाती है ड्यूफोर ग्रंथि की सहायता से। उसके बाद में क्या होता है कि जो उसी जाति की अन्य मधुमक्खियाँ होती है उसको सूंघती है, सूंघ करके उस भोजन तक पहुँच जाती है। और कई बार क्या होता है, ये ड्यूफोर जो ग्रंथियाँ होती है, ये मर्द जो चींटियाँ होती हैं उनके अंदर भी देखा गया है कि उनकी जो मर्द चींटियों की ड्यूफोर ग्रंथि, उनके द्वारा भी क्या है कि फिरोमोन का स्राव किया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो पहली जो मधुमक्खी है, पहली जो चींटी है, वो क्या किया कि भोजन को ढूंढते ढूंढते वहाँ तक गई है और उसने क्या किया कि उस पूरे मार्ग में ड्यूफोर ग्रंथि की सहायता से किसका स्राव कर दिया, फिरोमोन का स्राव कर दिया। अब उसी जाति के अन्य चींटियाँ देखते हैं कि उसको सूंघेगी या उसको ग्रहण करेगी, करने के पश्चात वो एक कतार के रूप में वहाँ तक भोजन तक पहुँच जाती है। उसके अलावा मधुमक्खियों के अंदर भी हमने देखा है कि परागकण और जो मकरंद होता है, तो मधुमक्खियों के अंदर क्या होता है कि जो परागकण और मकरंद होता है, तो पहली मधुमक्खी जब वो परागकण और मकरंद को इकट्ठा करती है तो जब वो अपने वापस छत्ते को लौटती है तो वो क्या करती है कि अपने छत्ते तक उन परागकण और मकरंद को वेगल या आर्ट के नृत्य में डांस करते हुए, जो कि अपने इथोलॉजी में भी पढ़ेंगे, तो डांस करते हुए वो क्या करती है, उन परागकण और जो मकरंद है उनको जगह जगह छोड़ती आती है ताकि उसी जाति के अन्य मधुमक्खियाँ उसको ग्रहण करें और वहाँ तक पहुँच जाएं। उसके अलावा जैसे नृत्य का मैंने अभी बताया, तो मधुमक्खियों के अंदर हम बात करेंगे, दो तरह के नृत्य होते हैं। एक तो 8 के आकार का, एक गोलाकार नृत्य होता है। जो ये नृत्य हैं ये भी एक तरीके से पथ संकेतक होते हैं। हालांकि यहाँ फिरोमोन का छिड़काव किया जाता है, साथ में नृत्य भी किया जाता है। तो जो 8 की आकृति या राउंड शेप में होता है, जैसे राउंड शेप में अगर नृत्य हो रहा है तो छत्ते से भोजन की दूरी है वो कम है, और यदि 8 के आकार में अगर नृत्य हो रहा है तो छत्ते से भोजन की दूरी क्या अधिक है। तो ये सारे कौन से, अच्छा साथ में नृत्य के साथ में क्या है कि जो इसका फिरोमोन का भी स्राव हो रहा है, तो इससे क्या कह सकते हैं कि ये कीटों के कौन से संकेतक फिरोमोन हो गए, पथ संकेतक फिरोमोन। उसके अलावा बाद में हमने बात की थी आक्रमणीय फिरोमोन। आक्रमणीय फिरोमोन जो है, जो सामाजिक कीटों के द्वारा छोड़े जाते हैं, जिनको एग्रेसिव फिरोमोन भी कहा जाता है।
आक्रमणीय फेरोमोन जो होते हैं ये सामाजिक कीट जैसे चींटी है, मधुमक्खी है, दीमक है, इनके द्वारा स्रावित होते हैं। और आक्रमणीय फेरोमोन जो होते हैं इनका काम क्या है, क्योंकि जो कीट कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी का मतलब निवह में रहते हैं, यानी कि जो झुंड में रहते हैं जिनमें सोशलाइजेशन पाया जाता है, उन कीटों में ये बनते हैं। मैंने जैसे बताया मधुमक्खी है, दीमक है, इनके अंदर बनते हैं। और बनने के पश्चात क्या होता है कि ये अपनी जाति के अन्य सदस्यों या यूँ कह सकते हैं अपनी ही कॉलोनी के अन्य सदस्यों को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ताकि कोई भी बाह्य जो आघात है उसको सहा लिया जाए या उससे बच लिया जाए या उसका सामना कर लिया जाए। फिर 3 कंडीशन होती है कि एग्रेसिव जो फेरोमोन्स हैं वो बनते हैं, तो ये 3 कंडीशन उत्पन्न करते हैं अपनी कॉलोनी के सदस्यों के बीच में। या तो डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंसिव मैकेनिज्म का मतलब क्या होगा, यानी स्टिमुलेट डिफेंसिव मैकेनिज्म। डिफेंसिव मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि जो भी कॉलोनी के ऊपर परबक्षी है उसके आक्रमण का सामना किया जाए या उसके जो उसने विपदा उत्पन्न की उसका सामना किया जाए, उसका डिफेंस किया जाए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि स्टिमुलेट फाइटिंग बिहेवियर, या क्या हो कि अब उसका सामना करना है तो उसके लिए उससे लड़ना पड़ेगा, तो लड़ाई की जो क्षमता उत्पन्न होती है वो भी फेरोमोन के द्वारा होती है। और तीसरी क्या है, स्टिमुलेट प्रेडेटिज्म। प्रेडेटिज्म का मतलब होता है परभक्षण, यानी कि जो शत्रु आक्रमण कर रहा है उसका मिलकर के सभी कॉलोनी के सदस्य उसका परभक्षण कर दें। तो इस प्रकार से ये तीनों ही कंडीशन जो उत्पन्न हो रही है, एग्रेसिवनेस, जो ये तीनों ही कंडीशन उत्पन्न हो रहा है वो एग्रेसिव फेरोमोन्स जिसका कारण होता है। इसमें कोई भी एक सदस्य जो सबसे पहले खतरे को भाप जाता है वो किसका सिक्रेशन करता है, फेरोमोन का सिक्रेशन करेगा, जिससे कॉलोनी के अन्य सदस्य जो हैं वो या तो आक्रमण जो हुआ है या जो बड़ा जंतु है जो कॉलोनी में कोई भी तरह की दिक्कत उत्पन्न करे उसका सामना करेंगे, या उससे जो है मतलब डिफेंस करेंगे, या उसका परभक्षण कर देंगे। तो ये सारा आक्रमणीय फेरोमोन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आक्रमणीय फेरोमोन्स कहलाते हैं। अब अपने जो नेक्स्ट फेरोमोन है वो फेरोमोन है कीटों के प्राइमर फेरोमोन्स ऑफ इंसेक्ट। प्राइमर फेरोमोन ऑफ इंसेक्ट की यदि हम बात करें तो जिसके अंदर जो है कि जो प्राइमर फेरोमोन्स होते हैं उनकी यदि हम परिभाषा की बात करें तो प्राइमर फेरोमोन भी होते हैं जो कि एक कीट के द्वारा स्रावित होते हैं और दूसरे कीट उसी जाति का जो होगा उसके परिवर्तन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राइमर फेरोमोन्स कहलाते हैं। अब देखिएगा प्राइमर फेरोमोन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम सामाजिक कीटों के अंदर देखते हैं। सामाजिक कीट जो है जैसे मधुमक्खी की जो रानी मधुमक्खी होती है उसके द्वारा जो है वो 9 रानी पदार्थ जिसको 9 कीटोक्सीडेकेनोइक अम्ल कहते हैं, 9 ऑक्सीडेकेनोइक अम्ल कहा जाता है। और कुछ बुक्स में 9 ऑक्सीकीटोडेकेनोइक अम्ल भी है, परंतु अपने यहाँ सीधा नाम याद रखते हैं 9 ऑक्सीडेकेनोइक अम्ल है वो स्रावित होता है। अब वो रानी पदार्थ या 9 ऑक्सीडेकेनोइक अम्ल है, ये क्या करता है कि श्रमिक मधुमक्खियां जो होती हैं जो कि छत्ते के अंदर पाई जाती है उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को रोक देता है। तो जिससे क्या होता है कि उस छत्ते के अंदर एक ही रानी रह पाती है, अन्य जो श्रमिक मधुमक्खियां उनका अंडाशय का परिवर्तन रुक जाता है, तो जिससे वो प्रजनन क्रियाकलाप नहीं कर पाती है, वो बंद है रह जाती है। तो इसके लिए वो 9 ऑक्सीडेकेनोइक अम्ल जो फेरोमोन है वो क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो प्राइमर फेरोमोन्स इन इंसेक्ट्स, प्राइमर फेरोमोन्स इन इंसेक्ट्स वे फेरोमोन जो कीटों के द्वारा स्रावित होने के पश्चात अन्य कीटों के परिवर्धन को प्रभावित करते हैं,
क्या कहलाते हैं? प्राइमरी फिरोमोन कहलाते हैं। अब सबसे पहले प्राइमरी फिरोमोन का जो है, जो मैच्योरेशन ऑफ फिरोमोन्स ऑफ इंसेक्ट में सबसे पहला है सोशल इंसेक्ट्स में। मैच्योरेशन फिरोमोन्स इन इंसेक्ट्स। अब मैच्योरेशन फिरोमोन्स इन इंसेक्ट्स के लिए हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम सोशल इंसेक्ट्स के अंदर, सोशल इंसेक्ट्स में। तो सोशल इंसेक्ट्स की हम बात करें तो मधुमक्खी है, चींटियां हैं, दीमक है। इनके अंदर क्या होता है? सामाजिक कीट जैसे मधुमक्खी, चींटी, व दीमक में मैच्योरेशन फिरोमोन देखा जा सकता है। मोन का इफेक्ट देखा जा सकता है, जैसे मधुमक्खी के निवे में, कॉलोनी या निवे में एक ही रानी मधुमक्खी होती है, क्योंकि जबकि श्रमिक मधुमक्खियां बहुत होती है, अधिक होती है। ये सारी अजननक्षम होती है, क्योंकि रानी मधुमक्खी द्वारा नो ऑक्सीडेकेनोइक अम्ल या जिसको कहते हैं रानी पदार्थ, का स्त्राव होता है। ये क्या करता है? ये अन्य श्रमिक मधुमक्खियों के, ये सीधे लेते हैं अपने श्रमिक मधुमक्खियों के अंडाशय के परिवर्धन को रोक देता है। तो अब देखिएगा सोशल इंसेक्ट के अंदर ये देखा जाता है कि रानी केवल जननक्षम होती है। रानी क्या होती है? जननक्षम। और रानी एक मधुमक्खी के छत्ते में कितनी होती है? एक ही होती है। अब चूंकि श्रमिक मधुमक्खियां जो होती है वो क्या होती है कि वैसे तो फीमेल्स होती हैं, परंतु कहने का मतलब ये हुआ कि वो फीमेल में चेंज क्यों नहीं हो पाती? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये होता है कि रानी मधुमक्खी जो होती है वो रानी पदार्थ नो ऑक्सीडेकेनोइक अम्ल का स्राव करती है। वो नो ऑक्सीडेकेनोइक अम्ल जो है उन अन्य श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो वो ग्रहण करने के पश्चात उनके अंडाशय का परिवर्तन क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो ये कौन सा फिनोमेनन हो गया? प्राइमरी फिनोमेनन, क्योंकि वो डेवलपमेंट को प्रभावित कर रहा है। किसके? श्रमिक मधुमक्खियों के। और उसको स्रावित कौन कर रहा है? रानी मधुमक्खी स्रावित कर रही है। अब देखिएगा कि अपने बात करें इसको, डायग्राम थोड़ा सा देखने की।
क्वीन सब्सटेंस और नो ऑक्सीडेकेनोइक एसिड किसके पास जाएगा? श्रमिक यानी वर्कर। वर्कर में क्या होगा कि जो इनहिबिशन ऑफ ओवरी डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, इनहिबिशन ऑफ ओवरी डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। तो ओवरी का जो डेवलपमेंट है उसका इनहिबिशन हो जाता है और साथ में मैच्योरेशन भी नहीं हो पाता है। तो क्वीन है, उसके बाद क्वीन सब्सटेंस है जिसको नॉक्स डेकेनोइक अम्ल कहते हैं, स्त्रावित होगा। कौन ग्रहण करेगा? वर्कर। वर्कर में क्या होगा? इनहिबिशन ऑफ ओवरी डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। नहीं तो ओवरी का विकास हो पाएगा, नहीं उसमें मैच्योरिटी आ पाएगी। तो ये कौन सा हो गया? सामाजिक कीटों के अंदर प्राइमरी फिरोमोन का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट अपने अगर बात करें तो नेक्स्ट है दीमक में जाति का जो निर्धारण है उसका ऊपर भी फिरोमोन्स का प्रभाव होता है। 2 नंबर प्राइमरी फिरोमोन मैंने बताया ना, डेवलपमेंट पे बहुत तरह से प्रभाव पड़ता है। तो सेकंड जो है इफेक्ट ऑफ फिरोमोन ऑन कास्ट डिटर्मिनेशन इन टर्माइट्स। इफेक्ट ऑफ फिरोमोन्स, इफेक्ट ऑफ फिरोमोन्स ऑन कास्ट डिटर्मिनेशन, ऑन कास्ट डिटर्मिनेशन इन टर्माइट्स, इन टर्माइट्स। तो देखिएगा जो दीमक है उसमें जाति का जो निर्धारण है उसके ऊपर भी, दीमक में जाति निर्धारण पर फिरोमोन का प्रभाव। दीमक में जाति निर्धारण पर फिरोमोन का प्रभाव। अब देखिएगा इसमें यदि हम बात करें, एक वैज्ञानिक थे पिकन्स, उन्होंने बताया कि जो दीमक होता है, दीमक की जो नींव है जिसको हम टर्मिनेट एरिया कहते हैं, उसके अंदर जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव्स यानी प्राथमिक प्रजनक जो होते हैं उनके द्वारा फिरोमोन्स का क्या होता है कि स्त्राव होता है। अब क्या होगा कि जो वही बात यहाँ पर फिर आ जाती है कि जो क्वीन और जो किंग होते हैं यानी जो प्राथमिक प्रजनक होते हैं वो एक नीवे के अंदर केवल एक ही होते हैं। तो अब जब रिप्रोडक्शन की बात आती है इसमें दीमक में, तो निम्फ होते हैं बहुत सारे। वो निम्फ सारे के सारे एजननक्षम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव्स होते हैं या प्राथमिक प्रजनक जो होते हैं किंग और क्वीन, उनके द्वारा फिरोमोन स्त्रावित होता है और वो फिरोमोन निम्फ के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। और निम्फ जो है वो रानी और राजा यानी क्वीन और किंग के अंदर चेंज नहीं हो पाते, या यूँ कह सकते हैं कि वो एजननक्षम रह जाते हैं। तो ये अब देखिएगा दीमक में जाति का निर्धारण के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि प्राथमिक प्रजनक क्या स्त्रावित कर रहे हैं, फिरोमोन स्त्रावित कर रहे हैं, उनको निम्फ ने ग्रहण किया और ग्रहण करने के पश्चात में जो निम्फ है वो प्रजनकों के अंदर या प्रजनन क्षमता वाले दीमक में चेंज नहीं हो पाते हैं। तो ये कौन सा प्रभाव हो गया? जो लिंग निर्धारण। तो पिकन्स ने ये बताया कि दीमक में प्राथमिक प्रजनकों किंग व क्वीन द्वारा फिरोमोन्स का स्त्राव होता है, और ये फिरोमोन निम्फ द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। निम्फ द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और इनका डेवलपमेंट रुक जाता है और इनका और ये प्रजनकों में विकसित नहीं हो पाते हैं,
नहीं हो पाते हैं। तो ये जो है प्राइमरी फिनोमेनन का एग्जाम्पल है, और किसके अंदर, जो सोशल इंसेक्ट होते हैं खासकर दीमक, उसके अंदर ये देखा गया है। तो अपने बात करें अफ्रीकन्स का ये प्रयोग था, और इसमें निम्फ जो हैं, जो क्वीन और किंग के द्वारा स्त्रावित जो फिरोमोन्स हैं, उनको ग्रहण करके वो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। जैसे अपने हम इसको डायग्राम से अगर बात करें, क्वीन, किंग, क्वीन और किंग ने क्या स्त्रावित किया, फिरोमोन्स किसने लिया, निम्फ। फिर डू नॉट डेवलप इन रिप्रोडक्टिव्स। तो ये जो है प्रभाव पड़ गया कि क्वीन और किंग जो है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव्स हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव्स हैं, प्राथमिक प्रजनक हैं जिनको हम कह सकते हैं। तो प्राथमिक प्रजनक हैं क्योंकि एक कॉलोनी के मुख्य जो कॉलोनी को बनाने वाले ये दोनों होते हैं, क्वीन और किंग। इनके द्वारा फिरोमोन्स स्त्रावित हो रहे हैं। इनको किसने एक्सेप्ट किया या किसने ग्रहण किया, निम्फ ने। निम्फ जो कि यूँ कह सकते, निम्फ की परिभाषा वैसे मैंने बताई हुई है कीटों के अंदर कि वे कीट जो आकार आकृति यानी मॉर्फोलॉजिकली अपने अडल्ट के समान होते हैं परंतु पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, वो निम्फ कहलाते हैं। तो निम्फ के द्वारा ग्रहण किया जाएगा, डू नॉट डेवलप्ड इन रिप्रोडक्टिव्स। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अब ये जो निम्फ हैं वो विकसित तो हो जाएंगे परंतु वो प्रजनन नहीं कर पाएंगे। तो ये फिकन्स का दीमक जाति निदान का प्रयोग था। थैंक यू।